हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड होस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमने जब जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी तो सबसे पहला टॉपिक ही हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड सो ऑन। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि आज की वीडियो में हम दोबारा वेरिएबल डिक्लेरेशन पे बात क्यों करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारे पास जब ES6 इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज़ ECMAScript 6, जिसे हम एडवांस जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, जब ये इंट्रोड्यूस हुई तो इसमें हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो और तरीके इंट्रोड्यूस हुए जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास है लेट और दूसरा हमारे पास है कॉन्स्ट। तो बेसिकली हमारे पास टोटल जो है वो 3 वेज हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, लेट, कॉन्स्ट एंड वार। अब अगर मैं वार से वेरिएबल को डिक्लेयर करूं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो इसमें बेसिकली सिंपल सा सिंटेक्स हमारे पास ये होता है कि हमने लिखा वार और हमने अपने वेरिएबल का नेम लिखा इक्वल्स टू, और जो भी वैल्यू मुझे देनी है मैंने यहाँ पे दे दी, तो वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। लेकिन अब अगर मुझे लेट या कॉन्स्ट से करना है तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो इसका सिंटेक्स। पहले मैं देख लेती हूँ कि लेट और कॉन्स्ट का सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे अब मैं लिख दूँगी लेट और यहाँ पे मैं कर दूँगी इसको कॉन्स्ट, और अब मैं इन वेरिएबल की नेम चेंज कर दूँगी, दैट इज़ B एंड C, राइट। ये सिंपल सा सिंटेक्स है हमारे पास वार, लेट एंड कॉन्स्ट का। तो इन तीनों तरीके से जो है हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हें वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए कि वार और लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है सारा स्कोप का। वार जो है वो हमारे पास फंक्शनल स्कोप है, वेयर इज अगर हम बात करें लेट एंड कॉन्स्ट की, ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप है। अब फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है, तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे छोटा सा एक कोड लिखती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ ट्रू और यहाँ पे मैंने लिख दिया console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। अच्छा, इफ़ ट्रू का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मतलब जब कंडीशन ट्रू हो, और इन दिस केस ये हमेशा ट्रू ही होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन यहाँ पे कुछ भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ़ ट्रू लिख दिया है। अब ये वाली लाइन मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मैं कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे हेलो कंसोल हो चुका है। मैं इसको भी जूम इन कर देती हूँ, वापस अपने कोड पे आएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर करना है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा लेट और मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया एक लेट से सम, और सम की वैल्यू मैंने दे दी 100। उसके बाद मैंने इसको कंसोल कर लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम। अब मैं इसको यहाँ पे आके रीलोड करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 100 जो है वो लॉग हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इस स्कोप के अंदर, इस इफ़ के अंदर, इफ़ के ब्लॉक के अंदर मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब मैं इसको इससे बाहर जो है वो लॉक करके चेक करूँगी कि ये मेरे पास शो हो रहा है या नहीं। मैं इसको यहाँ से बाहर ले आई, वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ है और मैं इसको यहाँ पे कंसोल करके चेक कर रही हूँ। मैंने इसको रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, दैट इज सम इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसको पता ही नहीं है कि ये सम है क्या चीज़। वो इसलिए कि लेट जो है वो मेरे पास ब्लॉक स्कोप डिक्लेरेशन करता है। तो ये मेरे पास ये जो बेसिकली जो हम ये कहते हैं ना कि इफ़ की बॉडी ओपन हुई, या लूप की बॉडी, इफ़ की बॉडी या फंक्शन की बॉडी, ये हमारे पास स्कोप होता है, एक ब्लॉक होता है। तो ये जो है ना, ये हमारा ब्लॉक है और इसके अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वो इसके अंदर ही रहेगा, हम इसके अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, इससे बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं लेट के केस में। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको भी कमेंट करती हूँ और इसको भी कमेंट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, अनकमेंट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट। सिमिलरली अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे पहले लॉक करके देखूँगी। यहाँ पे आके मैंने रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये कंसोल पे शो हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से बाहर ले आई और मैंने रीलोड किया तो यू कैन सी कि हमारे पास सेम एरर आ रहा है। तो बेसिकली मेरे पास लेट और कॉन्स्ट दोनों जो है वो ब्लॉक स्कोप डिक्लेरेशन करते हैं, तो इसलिए हम इसको ब्लॉक के बाहर यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ वार और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 400, राइट। अब मुझे इसको कंसोल करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट। इसको आके यहाँ पे चेक करेंगे तो मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से बाहर लेके आऊँगी और मैं यहाँ से रीलोड करूँगी तो यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे मेरे पास अभी भी 400 शो हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये फंक्शनल स्कोप है।
ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, तो अगर मैंने इसको ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर किया है तो ये ब्लॉक के बाहर यूज़ होगा ही होगा। वेरएज़ अगर हम बात करें लेट एंड कॉन्स्ट की, तो ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं हो सकते। अब वो ब्लॉक कोई से भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया हमारे पास लूप हो गया, फंक्शन हो गया। अब क्योंकि मुझे फंक्शनल स्कोप को समझना है तो मैं फंक्शन की एग्जांपल लेके भी आप लोगों को ये वाली चीज़ बताती हूँ। मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, और मैंने फंक्शन का नाम रख दिया लेट से ऐड, और अब मैंने यहाँ पे कर दिया console.log ऐड, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेती हूँ। अब हम इसको आके रेंडर करेंगे तो मेरे पास ये ऐड यहाँ पे शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा लेट, और ये वाली चीज़ें भी जो है मैं कमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे आएंगे और मैंने यहाँ पे लिखा a = 9, और मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया a। इसको रेंडर किया, मेरे पास 9 कंसोल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको इससे बाहर लेके आऊँगी और अब मैं यहाँ पे कंसोल करूँगी, तो ये मेरे पास कंसोल नहीं होगा। और इसका रीज़न ये है कि ये भी हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक है, इस फंक्शन का ब्लॉक है, तो वो इस ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है, वो इससे बाहर यूज़ नहीं हो सकता है लेट के थ्रू जो हमने डिक्लेरेशन की है। सिमिलरली कॉन्स्ट के केस में भी यही होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं इसको वार कर दूँ और मैं इसको रेंडर करूँ तो ये अब भी एरर देगा, जबकि इफ़ के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। और रीज़न ये है कि वार जो है वो फंक्शनल स्कोप है। अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर वार से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी तो वो उस फंक्शन के बाहर एटलीस्ट यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं किसी और ब्लॉक के अंदर करती हूँ तो वो ब्लॉक के बाहर यूज़ हो सकता है, बट अगर बात आएगी फंक्शन की तो वो फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास लेट, वार एंड कॉन्स्ट का। और बेसिकली कॉन्स्ट की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि कॉन्स्ट क्योंकि कॉन्स्टेंट से निकला है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैंने लेट से वेरिएबल लिया n और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 100। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे कंसोल कर लिया सबसे पहले तो इसको आके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया n मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस n की वैल्यू आगे जाके चेंज करने की कोशिश की। मैंने इसको कर दिया 19, और अब मैं यहाँ पे आऊँगी, जैसे ही मैं रेंडर करूँगी तो यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रू करेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है, और मैं इसे चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूँ तो उसके बाद हमारे पास जो है वो 19 कंसोल पे शो हो जाएगा, इसमें हमारे पास कोई मसला नहीं होगा, जबकि कॉन्स्ट के केस में ये हमें एरर देगा। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको और एफिशिएंट बनाती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन की, जिसमें हमने 3 तरीके देख लिए, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। अब हम बात करते हैं होस्टिंग की। ये होस्टिंग क्या चीज़ है, तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया a। अच्छा, अभी हमारे पास पूरा का पूरा कोड जो है वो कॉमेंट है, ये हमारे पास कंसिडर कि न्यू कोड है हमारे पास। मैंने लिखा a। अब a यहाँ पे कुछ है नहीं है सच, तो मैं यहाँ के जब रेंडर करूँगी तो यहाँ पे मुझे एरर देगा कि a इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि a क्या है। और मैं फिर एक काम ही करती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया var a। अब हम इसको करेंगे तो इसने अनडिफाइंड शो कर दिया, मतलब अब एरर नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि हाँ a जो है वो कुछ है लेकिन उसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो उसने अनडिफाइन कर दी कि वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है बट a एग्जिस्ट करता है। अगर ये लाइन मैंने नहीं लिखी थी तो यहाँ पे वो डायरेक्ट एरर दे रहा था। अब एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से ले आती हूँ नीचे। मैं a को डिक्लेयर बाद में कर रही हूँ लेकिन उसको कंसोल में पहले कर रही हूँ। जावास्क्रिप्ट सबको पता है कि सिंक्रोनस है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो पहले जो है वो कंसोल चलेगा, उसके बाद ही हमारे पास वार वाली लाइन चलेगी। मैंने इसको जब रेंडर किया तो यू कैन सी कि मेरे पास अब भी अनडिफाइंड ही शो कर रहा है, मेरे पास एरर थ्रू नहीं कर रहा कि a इज़ नॉट डिफाइंड। a उसने कंसिडर कर लिया है कि हाँ a कुछ है, बस उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। ये काम कैसे हुआ, ये हुआ होस्टिंग के थ्रू। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का। बेसिकली हमारे पास जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो टॉप ऑफ द कोड खुद ही मूव हो जाती हैं, और जो भी हमारे पास जो भी हमें मेमोरीज़ एलोकेट करनी है, वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हैं, फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं, वो स्टार्ट में ही डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं होती है। फिर हम भले वो लाइन बाद में लिखें, लेट्स से कि मैंने कंसोल कर दिया या अपने किसी वेरिएबल को कहीं यूज़ कर लिया है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो उसको डिक्लेयर ही नहीं किया और मेरे पास बहुत बड़ा कोड है, तो मैं उसको कहीं पे भी नीचे जाके डिक्लेयर कर सकती हूँ। जावास्क्रिप्ट मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सीन क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया लेट्स से,
और अब मैं इसको रेंडर करूँगी तो ये स्टिल अनडिफाइन ही शो करेगा, क्योंकि ये जो टॉप पे जो भी डिक्लेरेशन करता है इनिशियली उसकी वैल्यू अनडिफाइन ही होती है। जब तक मैं ख़ुद इसको इनिशलाइज़ नहीं करूँगी इनिशलाइज़ नहीं होगा। अब हमें इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जब मेरे पास ये वाली लाइन थी ही नहीं, जब मैंने डिक्लेयर किया हुआ ही नहीं था, तो ये हमें एरर थ्रू कर रहा था और एरर से हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप जो है वो क्रैश हो रही थी। अब यहाँ पे होस्टिंग ने हमें ये फ़ायदा दे दिया कि ठीक है हमने डिक्लेरेशन जो है वो नहीं की थी, बट हमने बाद में कहीं पे आके कर दी, ठीक है वो अनडिफाइंड है, बट स्टिल वो मेरी ऐप को, मेरी वेब को क्रैश नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि मेरी वेबसाइट ही जो है वो एरर थ्रू करिए, वो वर्क ही नहीं करिए, वो वर्क करेगी, उसमें बाकी सारा काम जो है वो प्रॉपर हो रहा होगा। सो ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है होस्टिंग का। इसके अलावा एक बेनिफिट और हो सकता है हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ से आके कमेंट कर दूँ, और मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेती हूँ। एक काम हम ये करते हैं कि मैं इस ऐड के फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 3+9 और ये वाली चीज़ मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ऐड को हम यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। अब मैंने इसको रेंडर किया तो मेरे पास यहाँ पे 12 शो हो गया। अब लेट्स से कि मैंने ये फंक्शन जो है वो कॉल पहले कर लिया और डिफ़ाइन बाद में किया। सेम वही काम हो रहा है वेरिएबल वाला कि पहले उसको यूज़ कर लिया, बाद में उसको डिक्लेयर किया। तो मैंने फंक्शन के केस में भी ये किया, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एरर थ्रू नहीं हो रहा। अब बेसिकली इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि अगर लेट्स से हमारे पास बहुत ही लेंथी कोड है, नंबर ऑफ़ लाइन्स जो हैं वो कोड में बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि मेरे पास मेरे कोड में, मेरी एक फ़ाइल में 30 फंक्शंस हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी कि मैं बीच में कोड लिख रही हूँ, फिर एक फ़ंक्शन आ रहा है, फिर कुछ कोड आ रहा है, फिर फंक्शन आ रहा है, ये काम हम नहीं करेंगे। जितनी भी फंक्शन डेफिनेशंस हैं उसको जो है हम कोड के बिल्कुल बॉटम पे मूव कर देंगे और स्टार्ट पे हम अपना कोड पूरा लिख लेंगे, ताकि एक प्रॉपर फ़्लो बन जाए कि क्या क्या काम हो रहा है। बीच में जो है वो चीज़ें जो हैं कोड को कॉम्प्लेक्स ना करें और कोड जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे। तो ये भी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं होस्टिंग के थ्रू। ओके गाइस, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.